हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई सभी का। सभी ठीक है। ओके। अब हम दूसरी वीडियो डालने जा रहे हैं और ये जो वीडियो रहेगी अब हमारी 10th क्लास की रहेगी। ठीक है, 10th क्लास का भी हमने स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो हमने डाली थी 10th क्लास की। अब हम 10th क्लास का और डालेंगे। ठीक है। 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में हमने बहुत जरूरी क्वेश्चन उस दिन करे थे, एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड करे थे। ठीक है, उसमें हमने बहुत जरूरी टॉपिक्स करे थे और वो क्वेश्चन आने ही आने, चाहे आपका पेपर बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो। ठीक है, दोनों में क्वेश्चन आने ही आने हैं वहां से, क्योंकि एक्चुअली हमारा जो सिलेबस है वो 30% रिड्यूस कर दिया पूरी बुक से। तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिन्हें हम डायरेक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो आने ही आने हैं। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता उनको। इसी तरीके से आज हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज हम फिफ्थ क्वेश्चन, जो फर्स्ट एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन है, उसको आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई हमें। हाँ भाई वंश, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 6n। बोलो क्वेश्चन बोलो बेटा। Can end with digit 0 for any natural number n. चेक वेदर 6n। बोलो। End with the digit 0. कैन एंड विद The digit डिजिट for 0 any natural number. फॉर Any natural number. एनी नेचुरल नंबर N. एन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है हमारा रियल नंबर्स। क्या है? Real. रियल नंबर्स। रियल नंबर मैंने बताया था कि रियल नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं। ठीक है, चाहे वो नेचुरल नंबर हुआ, चाहे होल नंबर हुआ, चाहे इरेशनल इंटीजर्स हुए, चाहे इरेशनल नंबर, चाहे रेशनल, सबको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 9th क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर में इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा भी था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है, अब ये कह रहा है कि भाई क्या n की ऐसी कोई वैल्यू है, 6 की पावर n दिया गया है, क्या n की ऐसी कोई भी वैल्यू है जो उसको जो इस डिजिट को सोल्व करने पे, जो हमारा वंस की पोजीशन पे जो डिजिट आएगा, आगे कुछ भी आए, आगे यहां पर कुछ भी आए, ठीक है, क्या यहां पर 0 आ सकता है? ठीक है, इसको हमें समझना है और करना है। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जाता है, चाहे बेसिक के पेपर में हो चाहे स्टैंडर्ड के पेपर में। एक पेपर में तो ये आना ही आना होता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखें तो यहां पर वंस की पोजीशन पे क्या 0 आ सकता है? n की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती है? ठीक है, अब इसके लिए n की वैल्यू एग्जिस्ट कब करेगी, ये डिपेंड करेगा पूरा का पूरा इस नंबर पर कि यहां पर 0 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, वंस की पोजीशन पे 0 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या है कि हमें यहां पर फैक्टर्स निकालने हैं 6 के। सो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं 6 के फैक्टर्स निकालूं तो 2 3 3 1, तो 6 के जो फैक्टर्स निकले हैं, 6 के जो फैक्टर्स निकले हैं वो 2 निकला है, 3 निकला है और 1 निकला है। ठीक है, अब देखो, अगर हमें वंस की पोजीशन पे 0 चाहिए है तो यहां पर जो भी नंबर होता है उसके फैक्टर, 2 फैक्टर्स जरूर होने चाहिए। वे कौन कौन से फैक्टर है? ठीक है, अगर हमें वंस पोजीशन पर 0 लाना है तो हमारे फैक्टर्स जो है वो होने चाहिए, जो गिवन नंबर है हमें यहां पर उसके फैक्टर्स जो है, 2 फैक्टर जरूर होने चाहिए। एक 2 होना चाहिए और एक 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 एंड 5, क्योंकि 2 इंटू 5 क्या होता है? 10। जब इसके 2 और 5 फैक्टर होंगे तभी यहां पर वंस की पोजीशन पे 0 आ पाएगा। n की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो 0 आ जाएगा फिर। ठीक है, लेकिन क्या यहां पर हमने जब देखा, क्या यहां पर 6 के फैक्टर थे? 6 का फैक्टर 2 तो है, 2 है हमारे पास, लेकिन क्या 5 फैक्टर था इसका? 5 फैक्टर नहीं था। तो हमें यहां पर 5 एज ए फैक्टर ऑफ 6 नहीं मिला। तो फैक्टर्स जब हमने चेक करे 6 के तो हमारे पास 2 3 एंड 1 मिला। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 2 फैक्टर था लेकिन 5 फैक्टर। और अगर वंस की पोजीशन पे 0 चाहिए तो 0 बनने के लिए फैक्टर्स कौन कौन होने चाहिए? 2 एंड 5 होना चाहिए। तो यहां पर हमारे पास 2 तो फैक्टर था लेकिन 5 फैक्टर नहीं था। तो इसका मतलब क्या है? इसकी वजह से
n की कोई भी वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती है जो यहां पर इसकी वंस की पोजीशन 0 ला सके। तो यहां पर मैं लिखूंगा 6n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n। ठीक है, अब यहां पर फैक्टर्स की कमी होने की वजह से तो हम यहां पर रीजन के तौर पर लिख भी देंगे कि भाई 5 यहां पर 6 का फैक्टर हमें नहीं मिला, जिसकी वजह से वंस पोजीशन पर मतलब एंड डिजिट जो है कभी भी 6 की पावर n सॉल्व करने पे n की वैल्यू कुछ भी पुट करने पे कभी भी एंड की डिजिट 0 नहीं आने वाली है। ठीक है, और इसके लिए जो है हमें एक थ्योरेटिकल पार्ट दे रखा है बुक में, एनसीईआरटी की बुक में। एग्जाम्पल नंबर क्या है बेटा? 1 एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 1 में ही वहां पर 6n की बजाय 4n है। ठीक है, उसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट दे रखा है बच्चों, हमें वो लर्न करना होगा और वो थोड़ा सा लर्न कर कर उसे उसी तरीके से लिखना होगा। अब वहां पर 4 की पावर n है, यहाँ पर 6 की पावर n है, तो वहां पर हमें थोड़े से ये जो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले उसी हिसाब से चेंजेस भी कर देने हैं। ठीक है, तो हमारे लिए क्वेश्चन इजी है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट याद कर लो और हमें बस ये प्राइम फैक्टर्स चेक करने हैं। अगर हमारे पास फैक्टर 2 और 5 आ जाता तो हम कहते कि यस, उसकी n की हर वैल्यू पर, अगर बच्चों ये भी याद रखना, अगर किसी हो सकता है कि बार बोर्ड वाले थोड़ी सी चालाकी कर दे, वो ऐसा नंबर दे दे जिसके फैक्टर 2 और 5 होंगे, अगर ऐसे फैक्टर आ जाते तो n की, फिर तुम्हें आंसर क्या लिखना है? n की हर वैल्यू पर, n की कुछ भी वैल्यू आप लोगे तो यहां पर एंड डिजिट हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा? एंड डिजिट 0 आएगा। क्या आएगा? एंड डिजिट 0 आएगा। ठीक है बेटा, ओके। और n की वैल्यू क्या बोले थे इन्होंने? नेचुरल नंबर। n की वैल्यू मतलब क्या रहेगी? 1 2 3 4 और प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, इसमें 0, क्योंकि नेचुरल नंबर में हमारा 0 नहीं आता है। ओके, तो भाई ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। हो गया क्लियर? यस सर। उसके इस क्वेश्चन के लिए हमें वो थ्योरेटिकल पार्ट याद करना ही होगा बेटा। तो एक काम करना, रेफरेंस बुक होगी आप सभी के पास, रेफरेंस बुक्स ले लेना। एनसीईआरटी में हमारे ये 2 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई, और रेफरेंस बुक से कम 3 क्वेश्चन और करना। ठीक है, ताकि इसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और बहुत इजी है, मात्र 5 मिनट में ये क्वेश्चन कंप्लीटली आपके हाथों में होगा, और उसको 4 बार प्रैक्टिस करने पे एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो अभी तक जो हमने यहां पर कंसेप्ट पढ़ा इस चैप्टर में, सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं हमेशा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन हमें तैयार करके रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंपोजिट नंबर से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें कंसेप्ट समझना होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो होता है जो 2 नंबरों से मिलकर बने, जो 2 नंबरों से मिलकर, मतलब कि उसके फैक्टर जो है, मतलब वो प्राइम नंबर नहीं होते। क्या नहीं होते? प्राइम नंबर्स नहीं होते। उसके जो फैक्टर्स है वो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, उसके फैक्टर्स जो है वो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, यही हमें यहां पर चेक करना होता है। क्वेश्चन बोलना भाई वंश। एक्सप्लेन एक्सप्लेन मल्टीप्लाई बाय 11 एक्सप्लेन एक्स प्लेन है एक्सप्लेन बाय क्या? एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाय 11 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 प्लस 13 and 7 एंड 7 7 into इंटू 6 6 into 5 इंटू 5 into 4 इंटू 4 into 3 इंटू 3 into 2 इंटू 2 into 2 1 इंटू 1 1 plus बस 5 प्लस 5 5। ठीक है, all composite numbers ये हमें यहां पर प्रूफ करना है कि ये एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कंपोजिट नंबर, इसको हम लिखेंगे 7 11 इंटू 13 प्लस 13। तो हम इसको जब यहां पर अगर ध्यान से देखो तो 13 जो है कॉमन आ रहा है, तो 13 यहां से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1, तो यहां पर आएगा 13 इंटू, ये कितना हो जाएगा? 77 प्लस 78 हो जाएगा। हो जाएगा?
Yes, sir. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या नंबर है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इसमें से हम देखें तो 5 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 5। ठीक है, 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। यहां पर हमारा है 5 इंटू में 42। ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके भाई? 7. 42 6 24। तो ये हो जाएगा 1009। ठीक है, इसको नोट डाउन करो भाई वंश जल्दी से। ये क्वेश्चन कराया अभी तक तुमने? नहीं सर, आपने कराया नहीं था। आपने कहा था इम्पोर्टेंट ये बोर्ड में नहीं आएगा। नहीं नहीं, बोर्ड में आ सकता है बेटा, बिल्कुल। ये 1 नंबर में आ सकता है आराम से। हाँ भाई, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर देखा कि हमने इनको फाइंड आउट करने की कोशिश करी, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये नंबर जो है प्राइम नंबर नहीं बन सकता, क्योंकि इस नंबर के दो फैक्टर्स यहाँ ऑलरेडी, एक 13 है और एक 78 है। और यहाँ पर भी देखोगे तो इस नंबर के भी यहाँ पर दो फैक्टर्स है, एक 5 है और एक 1009 है। ठीक है, इनके और भी फैक्टर्स होते होंगे, जैसे 2 भी फैक्टर होगा, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, लेकिन हमें जो है कंपोजिट नंबर प्रूफ करने के लिए सिर्फ 2 ही फैक्टर प्राइम नंबर, इनको मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, बस यही प्रूफ करना है। उसके लिए क्या है कि 1 और इटसेल्फ के अलावा अगर इसके कोई और फैक्टर में मिल गए हैं तो वहीं पर, अब इसके चाहे 10 फैक्टर्स क्यों ना हो, 20 फैक्टर्स और क्यों ना हो, लेकिन 2 अलग फैक्टर में मिल गए तो इसी से हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें ये प्रूफ होता है कि ये दोनों जो है प्राइम नंबर्स नहीं है। ये कौन से नंबर्स है? ये कंपोजिट नंबर्स है। कौन से नंबर्स है? कंपोजिट नंबर्स है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? कंपोजिट नंबर्स। इसके लिए एक लाइन लिखेंगे। अब इतना नोट डाउन करने के बाद लिखो, हियर वी कैन सी दैट, here we can see that these numbers are not prime numbers, are not prime numbers because of more than 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर से ज्यादा। अब 2 फैक्टर से ज्यादा क्यों? अब कोई बच्चा सोचेगा सर 2 ही तो फैक्टर है। नहीं, ये 2 फैक्टर्स नहीं है, ये 2 से ज्यादा फैक्टर है, क्योंकि ये तो वे फैक्टर है जो अलग है। एक तो इटसेल्फ हो गया वो नंबर जो इसको सोल्व करके आएगा, और एक 1 फैक्टर होता है। अगर ये 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ यही ओनली ये 2 फैक्टर होते हैं तो प्राइम नंबर होता। अब उनके अलावा हमें 2 फैक्टर्स और मिल गए, मतलब कि अब इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, इसी वजह से ये प्राइम नंबर नहीं है। क्या नहीं है? ये प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज ऑफ मोर देन 2 फैक्टर्स। सो दीज आर मोर देन 2 फैक्टर्स, फुल स्टॉप। सो दीज आर कंपोजिट नंबर्स। क्या है ये? कंपोजिट नंबर से। ये क्या है? ये कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, बस इतना सा ही लिखना है इसमें, और इतना सा लिखने से जो है ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। ये ज्यादा हार्ड नहीं है, ये ज्यादातर बेसिक्स, जो बेसिक वाला जो क्वेश्चन पेपर होगा उसी में आएगा। ठीक है, ठीक है वंश। Yes. और तुमने स्टैंडर्ड लिया तो ऐसा नहीं है कि भाई स्टैंडर्ड वालों में नहीं आ सकता, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है ना। अब इससे अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, उसमें हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? LCM. उसमें वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है भाई उसमें कि एक सर्कुलर पाथ है जिसमें जो है 2 बच्चे दौड़ रहे हैं। क्या नाम है उन बच्चों का? एक सोनिया है और एक रवि है।
ठीक है, सोनिया को जो है, सोनिया को कितना टाइम लग रहा है भाई वंश? सोनिया टेक्स 18 minutes. टाइम टू कंप्लीट One round of वन राउंड। कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट्स। कितना लग रहा है? 18 मिनट्स लग रहा है, ठीक है। और रवि, रवि को कितना टाइम लग रहा है बेटा वंश? रवि टेक्स टाइम टू कंप्लीट वन राउंड इज इक्वल टू 12 मिनट्स। क्या कितना टाइम लग रहा है? 12 मिनट्स, ठीक है। मान लो कि ये सर्कुलर ट्रैक है, ऐसा जस्ट हम मान रहे हैं अभी, क्या मान रहे हैं? और ये स्टार्टिंग लाइन है, यहां से रवि और सोनिया ने भागना स्टार्ट करा, ठीक है। अब देखो स्पीड किसकी ज्यादा होगी? रवि की होगी, क्योंकि वो कम टाइम में ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो रवि को जो है ज्यादा, मतलब उसकी स्पीड ज्यादा होगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये दोबारा से अब कब इस स्टार्टिंग लाइन पर मीट करेंगे, दोबारा से मिलेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें क्या निकालना होता है? एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एलसीएम, ठीक है। क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा दोनों को दोबारा से मिलने में, ठीक है। और उसके लिए मैंने तुम्हें बताया भी था कि जो हमारा एलसीएम है वो हमेशा दोनों नंबरों से बड़ा होगा। तो इन नंबरों से बड़ा होगा वो नंबर, तो इसका मतलब हमें एलसीएम भी निकालना है, ठीक है। अलग अलग तरीके हैं उनको सोचने के, मैंने बहुत सारे तरीकों से उन एलसीएम और एचसीएफ तुम्हें समझाने की कोशिश करी थी। तो कोई किसी भी तरीके से सोचो, बस क्वेश्चन जो है तुम्हें समझ आना चाहिए, ठीक है। तो अब जब हम एलसीएम निकालेंगे, किस किस का एलसीएम निकालेंगे भाई? 18 और 24. 18 एंड 12 का। और बाय प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो क्या करना होगा? 18 के फैक्टर्स निकालने होंगे, ठीक है। इसके फैक्टर निकलेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और 12 के फैक्टर निकलेंगे क्या? इंटू 1 भी आएगा, सॉरी, इसके निकलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। अब एलसीएम में हमें सबसे पहले क्या, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख लेते हैं, 2 इंटू 3 की पार्ट 2 इंटू 1, और ये होएगा 2 की पार्ट 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वो एलसीएम में हम क्या लिखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब जो कॉमन है सबसे पहले उनको लिख लेते हैं। 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, और इस एलसीएम में जो पावर है वो ज्यादा बड़े वाली ली जाती है। कौन से ली जाती है? बड़ी तो बड़ी पावर कौन सी है? इसकी 2 है और इसकी भी 2 है, और बचा हुआ कौन है? 1 है, ठीक है। और कुछ नहीं बचा अब हमारे पास। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो टोटल आ जाएगा 36 मिनट। तो अब ये दो, सोनिया और रवि, दोबारा से अब स्टार्टिंग लाइन पर कब मिलेंगे? यहाँ पर, यहाँ दौड़ने के बाद 36 मिनट्स के बाद दोबारा से रवि यहां खड़ा होगा और सोनिया यहां खड़ी होगी, ठीक है। तो एग्जैक्ट 36 मिनट्स के बाद जो है उसी स्पीड से अगर वो भागते रहे तो एग्जैक्ट 36 मिनट्स के बाद जो है रवि और सोनिया स्टार्टिंग लाइन पर खड़े मिलेंगे, ठीक है। ओके भाई, अब ये हमारा ये खत्म होता है ये वाला। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, रूट वाले जो इरेशनल नंबर से है, ठीक है, उनको इरेशनल प्रूफ करना है। अब की बार क्या प्रूफ करना है? इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आना ही आना है 3 मार्क्स का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कैसे आता है? प्रूव दैट, under root 5 से इंग्लिश. कोई भी अंडर रूट वाला कोई भी क्वेश्चन हो, प्रूव दैट रूट 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। एक्चुअली में ये एक थ्योरम भी है, तो उस थ्योरम का ही प्रूफ जो है सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। उस थ्योरम का ही प्रूफ सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। बहुत ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये समझ लो कि ये पेपर में छप चुके हैं इस टाइप का, मतलब यहां पर डिजिट बदल दिया जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन छप चुका है, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम्स में ये छप चुका है, दोनों बेसिक्स में भी और स्टैंडर्ड में भी, ठीक है भाई। तो इसको सोल्व करते हैं। अब भाई देखो, मैथ्स में अब हम उस लेवल पे जा रहे हैं जिसमें हमें जो है कई बार एज्यूम कर कर चीजें चलनी पड़ती है। क्या करके चलनी पड़ती है? अब देखो हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। 9th क्लास में हमने ये पढ़ा था कि रूट वाले सभी नंबर इरेशनल होते हैं, लेकिन अब की बार क्या करना है? उसको प्रूफ करना है। और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आना ही आना है पेपर में। इसको प्रूफ करना बहुत ईजी है। बस इसमें हमें ये नहीं है कि इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ करेंगे, हम इसमें क्या प्रूफ कर रहे हैं कि ये रैशनल नहीं है। अगर ये रैशनल नहीं मिलेगा तो ये इरेशनल कहलाया जाएगा, बस, ठीक है। अब देखो वो कैसे होगा उसको देखते हैं, बता तो दिया लेकिन अब उसको प्रूफ करते हैं हम, ठीक है।
तो यहां पर हम सबसे पहले करेंगे लेट एज्यूम दैट, एजम्पशन करेंगे हम यहां पर एक, लेट एज्यूम दैट रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। क्या है ये? एक ये रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर कैसा होता है भाई? रैशनल नंबर होता है पी बाय क्यू की फॉर्म में। किसमें होता है? पी बाय क्यू की फॉर्म में। अब अगर ये एक रैशनल नंबर है तो रूट 2 जो है वो पी बाय क्यू के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? जहां पर क्यू कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ठीक है। और पी और क्यू क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या होती है इसमें पी और क्यू में? पी और क्यू जो है वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? पी एंड क्यू आर, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स क्या होता है भाई? सबसे बड़ा कंसेप्ट यही है। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिन नंबर्स में कॉमन कुछ ना बचा हो। कहने का मतलब क्या है? देखो यहां को प्राइम का कंसेप्ट मैं समझा देता हूं। देखो अगर मैं बात करूं 2 और 3 की, ठीक है, और अब 2 के फैक्टर मैं निकालू 2 इंटू 1, 3 के फैक्टर निकालू 3 इंटू 1, मतलब कि इसके फैक्टर होंगे 2 और 1, इसके फैक्टर होंगे 3 एंड 1 होगा सिर्फ। ठीक है, ठीक है। को प्राइम नंबर में क्या होता है कि उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर होता है ना वो सिर्फ 1 होता है। क्या होता है? सिर्फ 1 एज ए कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है। तो यहां पर भी मैं ये बात लिखूंगा कि पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। सो देयर इज ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर। इनके बीच में कॉमन फैक्टर कौन होगा? सिर्फ 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। लेकिन क्या सिर्फ, अब देखो यहां पर जब हमने एग्जांपल लिया तो ये दोनों क्या थे? ऑलरेडी प्राइम नंबर। क्या ये सिर्फ प्राइम नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। को प्राइम में पेयर में चलेगा। किस में चलेगा? पेयर में चलेगा। अगर मैं इनकी जगह लिख दूं, देखो अब मैं ऐसे नंबर लिखने जा रहा हूं 9 एंड आपका लिख देंगे हम यहां पर 8 लिख देंगे। ठीक है, 8 एंड 9। ठीक है। क्या ये दोनों को प्राइम नंबर है? इसको हम प्रूव कर सकते हैं। देखो अगर मैं 9 के फैक्टर्स निकालू, 3 है, 1 है, 3 है, 9 है और 1 है। और 8 के फैक्टर्स अगर मैं निकालू, 2 है, 4 है, 8 है और 1 है। क्या इन दो, अब बताओ इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है? सिर्फ 1 है। तो क्या ये को प्राइम होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये गिवन नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है। ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। देखो ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये दोनों प्राइम नहीं, लेकिन ये को प्राइम नंबर्स है। तो को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि गिवन नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर के तौर पे सिर्फ 1 है, उसके अलावा उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। ठीक है। तो अब समझ आया कि पी और क्यू को प्राइम नंबर्स है और इनके बीच में कॉमन फैक्टर कौन होगा? सिर्फ 1 होगा। कौन होगा कॉमन फैक्टर? 1 होगा। ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम। ठीक है। अब अगर ये सब हमने लिख लिया है तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे। अब देखो यहां पर देखोगे तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? P की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय Q। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? Q को यहां डिवाइड था, यहां जाके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बस इसको। ठीक है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या कर दूंगा? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है। अब मैं यहां पर जैसे स्क्वेयरिंग करूंगा, P का स्क्वायर हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 होगा सिर्फ, और Q का स्क्वायर क्या होगा? Q स्क्वायर। तो P स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2Q स्क्वायर। क्या आ जाएगी? 2Q स्क्वायर। क्या आ जाएगी? 2Q स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे कि Q स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? P स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? ठीक है। यहाँ 2 मल्टीप्लाई था, उधर जाएगा, मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब यहां पर देखो, अब देखो यहां पर जब Q स्क्वायर कब आ रहा है? P स्क्वायर जब 2 से डिवाइड हो रहा है। अब P और Q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो P और Q क्या होते हैं? P एंड Q आर इंटीजर्स। और इंटीजर्स कौन होते हैं? नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स। ये सब क्या होते हैं?
इंटीजर्स होते हैं, मतलब कि डेसिमल वाले नंबर नहीं आते उसमें। क्या नहीं आते? डेसिमल वाले नंबर नहीं आते। अब अगर डेसिमल वाले नंबर नहीं आ रहे हैं तो यहां पर मानो यहां पर पी स्क्वायर की कुछ वैल्यू रही होगी, मान लो कि पी की वैल्यू यहां पर रही होगी 4, क्या रही होगी? तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16। क्या हो जाएगी? 16 हो जाए। तो 16 को 2 से डिवाइड करने पे जो भी आंसर आएगा, ठीक है, वो क्यू स्क्वायर आएगा, मतलब कि एक एग्जैक्ट इंटीजर आ रहा है। क्या आ रहा है? इंटीजर आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है? एक इंटीजर आ रहा है। ठीक है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 जो है वो पी का फैक्टर है। क्या है? पी स्क्वायर का फैक्टर है। सो 2 इज द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। अब अगर ये पी स्क्वायर का फैक्टर है, देखो 2 जो है वो 16 का फैक्टर था, तो क्या 2 4 का भी फैक्टर होगा? बिल्कुल होगा। क्या ये 2 4 को भी डिवाइड कर सकता है? कर सकता है ना। तो इसका मतलब क्या है? 2 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ पी। पी का भी फैक्टर होगा। और इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि यही हमारा जो है प्रूफ में हेल्प करने वाला है। क्या करने वाला है? हेल्प करने वाला है। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा यहां से। ये को प्राइम समझ आ गया ना? ठीक है, अब यहां पर देखेंगे भाई सभी हम। ठीक है, तो यहां पर हमने प्रूफ कर दिया कि पी स्क्वायर का फैक्टर 2 है, और पी अगर वो पी स्क्वायर का है तो वो 2 जो है वो पी का भी फैक्टर होगा। किसका भी फैक्टर होगा? पी का भी फैक्टर होगा। अब मान लो पी को जब वो डिवाइड करेगा तो कुछ आंसर आएगा उसका, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, जैसे कि यहां पर क्यू स्क्वायर आंसर दिया था इसने। क्या आंसर दिया था? क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी? ये हमने लेट कर रखा है, ये इसका पार्ट नहीं है, ये बस एक्सप्लेन करने के लिए है। तो क्यू की वैल्यू क्या आई होगी? अंडर रूट आई होगी। क्या आई होगी? क्योंकि क्यू स्क्वायर क्या है? 8 है, और क्यू की वैल्यू क्या आई होगी? अंडर रूट 8। ठीक है, लेकिन जब पी को हमने डिवाइड करा 2 से, मतलब 4 को जब डिवाइड करा तो आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। क्या वो क्यू के बराबर था? कुछ और ही इंटीजर आया, मतलब कुछ और ही इंटीजर आया है। तो यहां पर भी आंसर क्या आएगा? कुछ और आएगा, उसको मान लेते हैं हम एम। क्या मान लेते हैं? एम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एम। इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं। पी को जब मैंने डिवाइड करा 2 से तो हमारे पास एम आया। क्या आया? और एम भी क्या है? एक इंटीजर है। क्या है? एम इज ऑल्सो एन इंटीजर। ये भी क्या होगा? इंटीजर होगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन भी याद रखनी है तुम सभी को, और अब इसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहां पर P की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2m आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 2m आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ठीक है, अब मैं इन दोनों को बोथ साइड क्या कर देता हूं? स्क्वेयरिंग कर देता हूं। क्या कर देता हूं? या फिर एक काम भी कर सकते हैं, यहां से हम P की वैल्यू को उठाएंगे और इस वैल्यू में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, लेट से इस इक्वेशन का हमने नाम रख दिया 1। क्या नाम रख दिया? और इस इक्वेशन का हमने नाम रख दिया 2। ठीक है, सो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अब इक्वेशन 1 क्या थी? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m था। क्या था? इज इक्वल टू 2m था। ठीक है, अब p की वैल्यू क्या थी यहां पर? बताओ क्या थी? 2। और नहीं, पी स्क्वायर किसके बराबर? सॉरी, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर किसके बराबर है? अब p की वैल्यू क्या है? 2m। तो जैसे ही मैं यहां पर 2m पुट करूंगा तो इसके ऊपर स्क्वायर भी आएगा, इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? अब यहां पर मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा मेरा 4m स्क्वायर। क्या आ गया? 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। अब ये 4 यहां मल्टीप्लाई उधर जाए क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 2 क्यू स्क्वायर अपॉन में 4, ये इससे गया तो क्या बचा हमारे पास? क्यू स्क्वायर अपॉन में 2। क्या बचा हमारे पास? क्यू स्क्वायर अपॉन में 2। अब देखो यहां पे दोबारा से ध्यान से देखो, दोबारा से ध्यान से देखो, जब यहां पर पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हुआ था तो यहां पर एक इन्होंने क्या दिया था? इंटीजर दिया था। ठीक है, क्योंकि हमने यहां पर पहले बताया पी और क्यू क्या है? एक इंटीजर है। यहां पर भी तो हमने बताया एम इज ऑल्सो एन। अब यहां पर अगर ये इसको सोल्व कर रहा है तो ये भी एक इंटीजर दे रहा है, मतलब कि क्यू स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है किससे? 2 से। मतलब ये 2 जो है क्यू स्क्वायर का क्या है?
फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है। सो 2 इज द फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। अब अगर ये क्यू स्क्वायर का फैक्टर है तो ये क्यू का भी फैक्टर होगा, सेम रीजन यहां पर, ठीक है, ये क्यू का भी फैक्टर होगा। 2 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ क्यू। अब दोबारा से, अब मैंने क्या बोला था, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना और इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। अब यहां पर देखो क्या पता लगा, मैं 2 जो है वो किसका फैक्टर है? P का फैक्टर है। और 2 जो है किसका फैक्टर भी है? मतलब कि P और Q का फैक्टर कौन भी है? 2 भी है। क्या भी है? 2 भी है। सो हियर वी गेट दैट 2 is the common factor of P and Q। P और Q दोनों का ही वो क्या है? कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमने जब यहां पर एज्यूम किया था कि ये एक रैशनल नंबर, तो P और Q क्या थे? को प्राइम नंबर थे। इनका कॉमन फैक्टर कौन था? सिर्फ 1 था। क्या था? 1 था। लेकिन अभी अभी हमने क्या प्रूफ किया कि 2 भी उसका क्या है? कॉमन फैक्टर। मतलब कि ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को। क्या कर रहा है? तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे? हेयर इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग द फैक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम नंबर। और ये कॉन्ट्राडिक्शन, ये गलत, ये जो हमारा जो ये प्रूफ हुआ, ये गलत क्यों हुआ है? ये हमारी एजम्पशन की वजह से गलत हुआ। और हमारी एजम्पशन क्या थी? कि √2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर है। इसी वजह से ये हमारा गलत प्रूफ हुआ है। अब अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो फिर ये कौन है? इररेशनल नंबर। कौन है ये? तो इस क्वेश्चन में अब ये नया मैथ स्टार्ट हो गया भाई। यहां पर ऐसे भी प्रूफ करे जाएंगे, ठीक है? तो इसको हम ऐसे प्रूफ करेंगे। यहां पर 2-3 स्टेटमेंट और लिखनी है, वो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में पहले से ही लिखी हुई है, ठीक है? एग्जाम्पल में देखोगे तो एग्जाम्पल में आपको एग्जाम्पल नंबर 5 में शायद मिल जाएगी आपको। एग्जाम्पल नंबर 5 में मिल जाएगी आपको, ठीक है? तो एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको 2 स्टेटमेंट, लास्ट में हमें क्या लिखना है कि हेयर इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग द फैक्ट दैट P and Q are co-prime numbers, ठीक है? एंड हेयर वी गेट दैट 2 इज ऑल्सो द कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q। तो इसका मतलब क्या है? ये गलत बात है, ये कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट हो गई। अगर ये कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट क्यों अराइज हुई? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू द रॉन्ग एजम्पशन। किसकी वजह से? रॉन्ग एजम्पशन की। हमने क्या एज्यूम करा था कि एक रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर, अब ये रैशनल नंबर नहीं, तो कौन है ये? सो हेयर वी प्रूव दैट √2 इज एन इररेशनल नंबर। क्या है ये? इज एन इररेशनल नंबर। बस यहां पर हमारा प्रूफ होता है, ठीक है? और जैसे ही हमने यहां पर ये प्रूफ करा, आपके 3 मार्क्स ये आना ही आना है पेपर में। इसको जिस बच्चे ने कर लिया, मैंने यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया और आज ही बता दिया है। 3 नंबर। तू बैठ क्यों नहीं रहा? पागल है क्या तू? ठीक है, ये मैंने आज ही बता दिया कि ये पेपर में छपेगा ही छपेगा। यहां पर डिजिट्स चेंज होंगे बस, लेकिन ये क्वेश्चन आता ही आता है। 3 मार्क्स आपके कंफर्म हो चुके हैं, ठीक है? 80 में से 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन HCF LCM से बता दे, तो मतलब 5 मार्क्स के राउंड का पेपर जो है मैंने ऑलमोस्ट आपको करा दिया है। मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं आपको पूरे 80 आउट ऑफ 80 का पेपर करवा दूंगा, ठीक है? लास्ट टाइम भी मेरे बच्चों ने मुझे बोला था कि सर आपको कैसे पता लगा कि फाइनल में ये क्वेश्चन आएगा, बल्कि वो क्वेश्चन कहीं पर भी छपा नहीं हुआ। देखो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही पढ़ते हैं। मेरे साथ जो टीचर्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो जिनसे मैंने पढ़ाई करी हुई है, प्रभात सर नाम है उनका, बहुत अच्छे टीचर है वो हमारे, ठीक है? उनसे हमने बहुत सारा ज्ञान लिया है और उनसे हम उनकी गाइडेंस में आज भी मैं काम करता हूँ, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही तुक्केबाजी। देखो हमें ना अंदाजे लगाने होते हैं और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मटेरियल कलेक्ट करके रखना होता है, ताकि जब हमारे बोर्ड्स की प्रिपरेशन लास्ट टाइम पे हो तो हम कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़े ना। और उसके लिए क्या है कि हमें स्टार्टिंग से बेसिक्स को लेकर बहुत चलना पड़ता है, ठीक है? तो आज जो है हमारे 5 नंबर का पूरा जो है टॉपिक खत्म होता है। ये 5 मार्क्स आपके कंफर्म होते हैं,
ठीक है। और इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज की आप सभी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, ठीक है। और उम्मीद है कि सभी जो है ईमानदारी से सभी क्वेश्चंस परफॉर्म करेंगे। देखो कई बार हो सकता है कि नहीं आ रहा हो, तो वीडियोस दोबारा देखो, रिपीट करो, ठीक है, बार बार देखो। अगर तब भी कोई दिक्कत आ रही तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए कोई ऐसी टॉपिक, तो उसके ऊपर मैं कभी डाउट क्लास जो है, जब चैप्टर जैसे अब खत्म हो गए तो डाउट क्लास में लेकर वो सारे डाउट आपके क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, जैसे ये चैप्टर हो गया तो एनसीईआरटी का ये चैप्टर, फिर उसके बाद रेफरेंस बुक करनी है, ठीक है। आप सभी को मैं बता रहा हूं कि फुल आउट ऑफ फुल आएंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है अब इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ओके। तो अब अगली क्लास में मिलते हैं हम सेकंड चैप्टर के साथ।